तो शुरुआत होती है एक प्रकार के महाविस्फोट से, एक प्रकार के महाविस्फोट से शुरुआत करेंगे। इवोल्यूशन आप लोग जान गए हैं किसे कहते हैं, तो परमानेंट चेंज किसे कहते हैं, नोट कर लिया है आप सबने, नोट किया था ना, क्या कहते हैं इवोल्यूशन किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे व्हाट इज इवोल्यूशन, देन क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वेरी गुड, ठीक है। मतलब अगर परमानेंट चेंज हो रहा है तो हम उसे इवोल्यूशन कहेंगे, परमानेंट चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक। बात आज हम लोग करने जा रहे हैं एक प्रकार के महाविस्फोट से शुरुआत, कहानी की शुरुआत होती है बच्चों। क्या हुआ यूनिवर्स में, नाम सुना होगा आप लोगों ने बिग बैंग, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया था लिमात्रे ने, लिमात्रे और गैमो ने। कॉन्सेप्ट था लिमात्रे और गैमो का। बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे बिग बैंग कॉन्सेप्ट, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया था लिमात्रे एवं गैमो ने, लिमात्रे एंड गैमो ने। इन्होंने ये कहा एक एलएम नाम का, ध्यान दीजिएगा, ये एलएम नाम का एक गैसियस गोला है या गैसियस सर्कल है, ठीक। भाई इवोल्यूशन आपकी शुरुआत कब करेंगे? इवोल्यूशन की शुरुआत तो तब करेंगे जब पहले यूनिवर्स बना लें। धरती ही नहीं है अभी तो। जब धरती कब बनेगी? जब पहले आकाशगंगा बनेगी। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी बनेगी। गैलेक्सी कब बनेगी? जब यूनिवर्स होगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? इसका मतलब कहानी कहां शुरुआत हो रही है, कैसे बना यूनिवर्स, कैसे बना यूनिवर्स, यूनिवर्स की फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स की फॉर्मेशन की शुरुआत मानते हैं एक प्रकार के महाविस्फोट यानी बिग बैंग से। लिमात्रे एवं गैमो ने बताया कि एक एलएम नाम का गैसियस गोला घूम रहा था, उसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो गैसेस के गोले छोटे छोटे फॉर्म में अलग अलग फैल गए। उस अलग अलग फैलने के बाद क्या हुआ, देखिए ये गैसेस थी, ये गैसेस थी, इनमें क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से क्या हुआ, स्कैटरिंग हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे गैसियस के पार्ट्स फैल गए। फिर उन गैसियस पार्ट्स में कुछ मॉलिक्यूल बने, फिर सब में क्या बने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस किए, ये मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर दिए और पूरे में फैल गए, पूरे में फैल गए। उस दौरान जो टेम्परेचर था वो 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस था। इसके द्वारा यह माना गया, लिमात्रे और गैमो ने बताया कि एलएम जो गैसियस क्लाउड था उसमें विस्फोट से यूनिवर्स का निर्माण हुआ, वो फैल गए। अब उससे क्या बन गया, उससे बन गया यूनिवर्स, उससे बन गया यूनिवर्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए और हमारा वास्तव में क्या बन गया, यूनिवर्स फॉर्मेशन हो गया, यूनिवर्स फॉर्मेशन हो गया, यूनिवर्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये कहानी थी यूनिवर्स फॉर्मेशन। कैसे, बिग बैंग हुई, गैसियस गोला था, बिग बैंग हुआ, फट गया, सब बिखर गए, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया, यूनिवर्स फॉर्मेशन हो गया। अब उस दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस या 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस, ये जीरो मत समझना, ये क्या है, 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक टेम्परेचर था। फिर कहानी थी कि भाई सर यूनिवर्स तो बन गया। अब आप लोग लिखते जा रहे हैं ना साथ साथ, कहानी यूनिवर्स तो बन गया। अब पूछा जाए भाई सर यूनिवर्स बनेगा फिर गैलेक्सी कैसे बनेगी, यूनिवर्स बना तो फिर गैलेक्सी कैसे बनेगी? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, किसका, लाप्लास का कॉन्सेप्ट। किसके द्वारा, लाप्लास का कॉन्सेप्ट आया। लाप्लास ने बच्चों ये बताया, लाप्लास ने ये बताया कि जब गैसों का गोला फटा, गैसों का गोला फटा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक जगह जाकर के मूवमेंट करें, गैसें क्या करने लगी, एक दूसरे के पास मूवमेंट करने लगी, गैसेस छोटे छोटे गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में जाकर के मूवमेंट करने लगे, सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करने लगी। फिर उन गैसियस मूवमेंट्स में, यहां देखिए, इन गैसियस मूवमेंट्स में अगर आप लोग गौर करें, हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर खुद की अपनी ग्रेविटी है, खुद की अपनी ग्रेविटी है, सेल्फ ग्रेविटी। ईच मॉलिक्यूल हैज सेल्फ ग्रेविटी, ईच मॉलिक्यूल हैज सेल्फ ग्रेविटी, ईच मॉलिक्यूल हैज सेल्फ ग्रेविटी। इसी सेल्फ ग्रेविटी का सारे मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, सारे मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ,
एक सेकेंड, फिर क्या हुआ, देखिए फिर जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ये मॉलिक्यूल साइज में छोटे हो गए, मॉलिक्यूल साइज में छोटे हो गए, और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक डिस्क के शेप में, एक डिस्क के शेप में, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक डिस्क के शेप में रोटेशन करने लगे, जिसमें एंगुलर मोमेंटम शुरू हो गया, बिगिन टू रोटेट। क्यों रोटेट करने लगे, और उनके सेंट्रल मास में सन आ गया, सेंट्रल में सन आ गया। कैसे आया, इसमें बहुत व्याख्या नहीं दी, लाप्लास ने बस इतना ही बताया कि बिग बैंग हुआ, गैसेस आपस में फट के अलग अलग हो गई, जो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हो गए, एक साथ मॉलिक्यूल घूमने लगे, कुछ अलग अलग, इससे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, इससे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। मान लो 10 लोग आप क्लास में बैठे हो, कुछ लोग यहां बैठ गए तो ये आपस में गोला एक दूसरे के घूमने लगे, कुछ लोग यहां चले गए यहां घूमने लगे, कुछ लोग यहां चले गए यहां घूमने लगे, इनसे क्या निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। लेकिन जो बात की थी बिग बैंग में, किसने, लेमात्रे ने, वो इन्होंने किसका निर्माण बताया था, इन्होंने बताया था कैसे यूनिवर्स का निर्माण होता है। बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है यूनिवर्स का कैसे निर्माण होता है। फिर लेमात्रे के बाद आ गए थे अपने लाप्लास, और लाप्लास ने यह बताया कि कैसे गैलेक्सीज का निर्माण होता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल साइंस के बच्चों के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये गैसियस गोला, अलग अलग मॉलिक्यूल्स टूट के बहुत दूर तक बिखर गए। जब बहुत दूर तक बिखर गए तो जो लोग एक दूसरे के करीब थे वह आपस में क्या करने लगे, घूमने लगे, आपस में घूमने लगे। उनके बीच में सन आ गया, उनके बीच में क्या आ गया, सन आ गया, उनके बीच में क्या आ गया, सन आ गया। लिख लीजिए कैसे यूनिवर्स बना, यूनिवर्स फॉर्म बाय, यूनिवर्स फॉर्म बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ, बिग बैंग। ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, बिग बैंग। अच्छा, फिर क्या हुआ, गैलेक्सीज कैसे बन गई, गैलेक्सीज कैसे बनी, गैलेक्सी बनी गैलेक्सी फॉर्म बाय, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था, लाप्लास का, लाप्लास, लाप्लास हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, लाप्लास हाइपोथेसिस, ठीक है, लाप्लास हाइपोथेसिस। जो बच्चों ये जो गोला घूम रहे हैं, इस ये जो गोले घूमने लगे, ये जो मॉलिक्यूल घूम रहे थे, इसको इन्होंने नेबुला नाम दिया, इसको इन्होंने नेबुला नाम दिया, इसको इन्होंने नेबुला नाम दिया। अगर हम समराइज करें तो ये हुआ कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, टूट के अलग हो गए, गैसियस मॉलिक्यूल टूट के अलग हो गए, यहां तक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है इसका, यूनिवर्स के फॉर्मेशन का। इससे क्या अलग अलग चले गए, यूनिवर्स फॉर्म हो गया। फिर आए लाप्लास, उन्होंने कहा कि ये जो अलग अलग टूट के घूम रहे हैं उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नेबुला नाम दिया। क्या नाम दिया, हर एक गोले को क्या नाम दिया, नेबुला नाम दिया। अब उन नेबुला के अंदर इंटरनल भी ग्रेविटी है, इंटरनल ग्रेविटी है, इंटरनल ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, वो खींचे चले जा रहे हैं, छोटे होते जाएंगे, फिर सर्कुलर हो गए, खींच के क्या हो गए, सर्कुलर हो गए, और आपस में घूमने लगे, आपस में घूमने लगे। जब ये आपस में घूमने लगे तो इनके बीच में सन आ गया। तो हर गैलेक्सी का एक अपना सन होगा, और हर गैलेक्सी के अपने क्या होंगे, प्लेनेट होंगे और सब प्लेनेट्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक क्लियर है, सारे प्राणी क्लियर हो गया कहानी। अब इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, इसको लिख लेते हैं। बिग बैंग से हुआ, लाप्लास हाइपोथेसिस थी, लाप्लास ने क्या कहा, जो हर रिंग बनी, ठीक है, हर रिंग बनी, ईच सर्कुलर रिंग को क्या बोला, उन्होंने बोला नेबुला। उन्होंने क्या बोला, नेबुलर कॉन्सेप्ट, क्या दिया इन्होंने, नेबुला नाम दिया, नेबुला नाम दिया, ठीक है, इसको क्या नाम दिया, नेबुला नाम दिया। बच्चा यहां तक तो गैलेक्सी बन गई, फिर अर्थ कैसे बनी, मजा तो तब है भाई, इवोल्यूशन होना है अर्थ पे। हमने देख लिया कि यूनिवर्स बन गया, हमने देख लिया कि भाई गैलेक्सी बन गई, तो अब हमें ये देखना है कि अर्थ कैसे बनी, क्या बनी, अर्थ। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखेंगे हम लोग, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी, अर्थ के बारे में बताया गया कि ये जो गोले, गोले का मतलब लाप्लास के अनुसार वो गोला का नाम क्या रखा था उन्होंने, नेबुला, गोले का नाम क्या था, नेबुला। तो हर जो गैलेक्सीज हैं उसमें अलग अलग चीजें घूम रही हैं, हर सबके सेंटर में क्या है, उनका अपना एक सन है, उनका अपना एक सन है, ऊर्जा का स्रोत जिसे माना गया। अपनी जो अर्थ है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाशगंगा। अपनी जो अर्थ है
वह कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अपनी जो अर्थ है वो कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थ फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। इसे नोट करते जाइए साथ साथ। अर्थ फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब बच्चा अगर अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो फिर बाकी चीजें कब आई? जैसे अर्थ के बाद क्या आएगा? भाई अर्थ आपने बना दिया, तो जो पहला फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है, फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड, फर्स्ट फॉसिल ऑब्टेन्ड, वो किस ईयर का है? फर्स्ट जो पहला फॉसिल मिला वो मिला था 3.5 बिलियन ईयर एगो। 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। बी वाई लिख दे रहे हैं तो आप लोग बिलियन ईयर समझिएगा। 3.5 बिलियन ईयर एगो जो पहला फॉसिल मिला था वो मिला था 3.5 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, ये तो बताया कि चलिए सर जो है उत्पत्ति पहला फॉसिल मिला है 3.5 बिलियन ईयर एगो। ऑक्सीजन कब आई? क्वेश्चन कई बार पार्ट बी में क्वेश्चन कई बार पूछा है बेटा कि ऑक्सीजन कब ओरिजिनेट हुई? तो ऑक्सीजन ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन कब ओरिजिनेट हुआ? 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 3 बिलियन ईयर एगो और ऑक्सीजन आ गई। अब जब ऑक्सीजन आ गई तो जीव भी आएंगे, ऑक्सीजन भी आ गई तो तरह तरह के और भी जीव आएंगे। एक पहले प्रोकैरियोट्स कब ओरिजिनेट हुए? तो जो पहला प्रोकैरियोट ओरिजिनेट हुआ था, प्रोकैरियोट ओरिजिनेट कब हुआ? 2.5 बिलियन ईयर एगो। 2.5 बिलियन ईयर एगो। फिर पहला यूकैरियोट कब ओरिजिनेट हुआ? 1.5 बिलियन ईयर एगो। 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोट। ये थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, आप सबको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अपन याद कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा। यूकैरियोट ओरिजिनेट 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1.5 बिलियन ईयर एगो नोट कर लिया है। आगे चलें। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थ कब बनी? 4.5। पहला फॉसिल कब मिलता है? 3.5। ऑक्सीजन कब ओरिजिनेट हुई? 3.0 या 3 ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। प्रोकैरियोट कब बना? 2.5 बिलियन ईयर एगो। यूकैरियोट कब बना? 1.5 बिलियन ईयर एगो। महाविस्फोट हुआ तो यूनिवर्स बन गया, उसमें से गोले अलग अलग हो गए, टुकड़े अलग अलग हो गए, तो उनसे क्या बना? गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इसको लाप्लास ने बताया। फिर इसके बाद गैलेक्सी निर्माण हो गया, तो फिर अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। पहला फॉसिल कब मिलता है? 3.5 बिलियन ईयर एगो। पहला ऑक्सीजन कब धरती पर आई? तो 3.0 बिलियन ईयर एगो। प्रोकैरियोट कब बने? 2.5 बिलियन ईयर एगो। यूकैरियोट कब बने? 1.5 बिलियन ईयर एगो। क्या धरती जब बनी थी शुरुआत में ही, तो क्या तुरंत वहां पे लोग रहने लगे थे आकर के? हाँ ठीक है, सब बढ़िया था? नहीं बेटा। जब धरती बनी थी तो ये आग का गोला थी, छोटे आग का गोला थी। जब धरती बनी, ये मान के चलते हैं कि जब धरती बनी होगी, ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि थोड़ा इलिप्टिकल होती है, पूरा सर्कुलर तो होती नहीं। मान लेते हैं जब अर्थ बनी तो इसका टेम्परेचर वही 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस, 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पे तो कोई गैसेस सब क्या होंगे? वाटर वेपर, सब कुछ तो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में था। थोड़ी ठंडी हुई, जब थोड़ी कूल हुई, when earth cools, क्या हुआ बेटा? जो वेपर थे वो थोड़े कंडेंस हुए, और जब कंडेंस हुए तो वेपर के कंडेंसेशन से क्या होती है? बारिश होती है। क्या हुआ प्रोसेस? वेपर कंडेंसेशन हुआ। जो गैसेस वेपराइज फॉर्म में थी वो क्या हुई? कंडेंस हो गई। वेपर कंडेंसेशन हुआ। वेपर जब कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ? रेन हुई, हैवी रेन बेटा, लगातार। लोग बताते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है कि महीनों तक बारिश होती रही, रेन हुई। इस रेन से क्या हुआ? इस रेन की वजह से ओशियंस बन गए, जहां गड्ढे थे वहां पर ओशियन बन गए। अब आप पूछेंगे सर गड्ढे क्यों थे? बेटा उस दौरान ऊपर से बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते थे, लगातार धरती पर उल्का पिंड गिरते रहते थे, क्रेटर थे, और जो टूटा था
जब नेबुला टूटी थी, घूमते हुए गैसेस, एलम जब टूटा था, सॉरी, एलम जब टूटा था, तो ऐसा थोड़ी था कि आरी मशीन से काटा गया, गोल गोल निकालना था उन्हें, शेप ठीक करना था, मेरा तो फिगर ठीक नहीं, मैं नहीं अर्थ बनूंगी, ऐसा तो था नहीं, रैंडम टूटा। तो जो चीज रैंडम तोड़ते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं कुछ खरोच लगने लायक बन जाता है, कुछ इस तरह का, जैसे लकड़ी टूटती, टूटा, वेपर हुआ, इससे क्या हुए, ओशियंस, ओशियंस और सी बन गए, ओशियंस फॉर्म, ओशियंस फॉर्म, ओशियंस फॉर्म। और हम लोग अभी तक यह, चूंकि CSIR नेट और IIT जैम के बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग जानते हो कि जो पहला जीव बना होगा वो कहां बना होगा, सी में बना, एक्वेटिक्स में बना, ठीक है, डीप सी ट्रेंचेस में बने थे। इसके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां तक की बात तो आपको समझ में आ रही होगी, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बना, फिर बारिश होने लगी धरती पर, ताकि वो थोड़ी ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जब बारिश हुई तो ओशियंस फॉर्म हो गए, यहां तक बात होगी। अब इंसान का कब डेवलपमेंट हो, कब जीव बने, कब जीव बने, इससे पहले हमने आपको ये लिखवा दिया है कि भाई 4.5 बिलियन जो अर्थ बन गई, 3.5 पर तो हमें एक मिल गया है फॉसिल कोई, फिर ऑक्सीजन आई 3 पर, ऑक्सीजन आई 3 पर, फिर क्या हुआ 2.5 पे, क्या आ गया, यहां देख लो, 2.5 पे प्रोकैरियोट आ गया, और यूकैरियोट कब आया, 1.5 बिलियन ईयर को यूकैरियोट आ गया। लेकिन इन सबके निर्माण में कैसे निर्माण हुआ, इंसान का या जीवों का कैसे निर्माण हुआ, कैसे प्लांट बने, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरीज दी हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरीज दी हुई है। हम एक एक करके यह थियरीज की चर्चा करेंगे। लगभग सभी थियरीज रिजेक्ट हो चुकी हैं, जो पोस्ट डार्विन, प्री डार्विन थियरी है, लगभग सभी थियरीज रिजेक्ट हो चुकी हैं, फिर भी हम उसे पढ़ रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर फिर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि करना है, यह जानना जरूरी है कि भाई हमारी धरती बनी तो क्या क्या लोगों की उस दौरान क्या सोच थी, ठीक है। मुझे पता है आप लोग साइंटिफिक फोरम के लोग हैं, आप लोग थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना जबरदस्त चल रहा है ये, क्यों, बर्दाश्त करिए इसे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इनके हाइपोथेटिकल थियरीज हैं उसको आप लोग बर्दाश्त करने में थोड़ी कठिनाई होगी, बट थोड़ा बर्दाश्त करिएगा इस थियरी को पढ़ने में। जैसे फादर सौरोज आए, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एक थियरी दी, उन्होंने ऐसा कहा कि धरती को भगवान ने, गॉड ने 6 दिनों में बनाया है। अब आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, पर बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है। क्यों बर्दाश्त करना है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके सारी थियरीज पढ़ते हैं, लिखते चलते हैं उसके बारे में और समझते चलते हैं। छोटा छोटा है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी थियरीज रिजेक्ट हो चुकी हैं। पहली जो थियरी आएगी, सॉरी, हाँ, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, जितने धकते पिंड आपस में चक्कर काट रहे थे उनको नेबुला कह दिया, उनको नेबुला कह दिया। नोट हो गया, तो आगे चलें, चलिए। तो बात होगी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन पे, थियरीज ऑफ, हेडिंग डालिएगा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, ठीक है, आई अगेन, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, हाइपोथेटिकल थियरीज बहुत सारी हैं, पर जब तक वो आधार में है हमारे, हमें तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो हमारे आधार में है, ठीक। बेटा यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, क्यों भाई, हरिप्रिया, वंदना, पालित, प्रसून, किसी को कोई, बेटा किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, परमिता, अनिमेश, किसी को दिक्कत, चले। तो अब कहानी आ गई थियरीज ऑफ इवोल्यूशन पे, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। जो पहली थियरी है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वही पागल सौरेज वाली, भगवान ने 6 दिन में बना दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है लेकिन, ठीक है। फादर फादर सौरोज की थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नोट करिए, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये फादर सौरोज ने दिया था, फादर सावरेज। क्या कहा सावरेज साहब ने, सावरेज साहब ने कहा कि गॉड क्रिएटेड, गॉड ने, गॉड क्रिएट्स द होल, गॉड्स क्रिएट द होल थिंग्स in 6 days, in 6 days, गॉड्स क्रिएट द होल थिंग्स 6 days में, ठीक है, 6 days में। कैसे कैसे, बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है, देखो क्या, इन द फर्स्ट डे
इन द फर्स्ट डे, ऐसे लिख के लिखते जाएंगे, फर्स्ट डे उन्होंने अपने लिए हेवन बनाया, हमारे लिए अर्थ बनाई। अर्थ भी स्वर्ग के बराबर ही बनाया था बेटा। क्या लाइनें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है मैं वो क्या होते हैं दार्शनिक ना हो जाऊं। चलो, पहला हेवन बनाया अपने लिए, फिर क्या बनाया, अर्थ बनाया। दोनों एक दूसरे के बराबर ही बनाए थे, हम लोगों ने डैमेज किया है। ठीक, चलिए फिर सेकंड डे क्या किया उन्होंने भाई, अगर सेकंड डे क्या किया, सेकंड डे उन्होंने स्काई बनाया, सेकंड डे उन्होंने स्काई और वाटर बनाया, स्काई और वाटर बनाया, स्काई एंड वाटर बना दिया। सेकंड डे उन्होंने क्या बनाया, स्काई और वाटर बनाया। फिर प्लांट और लैंड बनाए थर्ड डे को प्लांट और लैंड बनाए। प्लांट एंड लैंड बनाए। फिर चौथा दिन आ गया, फोर्थ डे को सूरज चांद और तारे बना दिए। फोर्थ डे क्या बनाए, सूरज चांद और तारे। लग रहा है इंसान जल्द ही बनने वाला है ताकि चांद तारे को निहार सके। तुम लोग गलत चांद तारे ना समझना जी, ठीक है। सूरज यानी कि सन, चांद यानी कि मून, और तारे का मतलब स्टार बना दिया। चलो भैया, पांचवा दिन आ गया, पांचवा दिन, ठीक है। पांचवा दिन जल में रहने के लिए मछलियां बना दी और आकाश में उड़ने के लिए चिड़िया बना दी। फिश बना दिया एंड बर्ड बना दिया, फिश एंड बर्ड बना दिया बेटा, फिश एंड बर्ड बना दिया। जल में रहने के लिए मछली बना दी और आकाश में उड़ने के लिए क्या बना दिया, मगरमच्छ, चिड़िया बना दी बेटा, चिड़िया, ठीक है। इसके बाद छठवें दिन क्या किया, छठवें दिन उन्होंने गलती कर दी बेचारा ने। क्या कर दी, एनिमल्स बनाया, और एनिमल तो बनाया उसमें एक ह्यूमन बना दिया। एनिमल ह्यूमन बनाया, एनिमल बनाया, एनिमल बनाया, ह्यूमन बनाया, एनिमल बनाया और ह्यूमन बना दिया, एनिमल बनाया और ह्यूमन बना दिया। और रही बात, यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन के साथ कहा था कि जो पहला ह्यूमन बना था वो एडम था, उसकी 12वीं पसली से एक फीमेल बनाई, एडम और ईव। तो एडम की 12वीं पसली से एक फीमेल बनाई, ह्यूमन बना। यहीं पे लिख लेना, फर्स्ट ह्यूमन जो था, फर्स्ट ह्यूमन सॉरी फर्स्ट मेल बना, मेल ह्यूमन, वो कौन था, एडम। और उसकी 12वीं पे 12 रिब से फ्रॉम द 12th rib of एडम, फ्रॉम द 12th rib of एडम ईव का निर्माण हुआ, ईव फॉर्म, अ लेडी नेमली ईव फॉर्म, ईव फॉर्म। अब जब एडम और ईव आ गए तो धीरे धीरे धरती बन गई, एडम और ईव आ गए तो धीरे धीरे धरती बन गई, धीरे धीरे धरती बन गई। फिर से सुनो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हाँ, इसका आधार नहीं दिया उन्होंने, बहुत सारी चीजें नहीं दी, एडाप्टेशन के बारे में नहीं बताया कि आग तो गए जिए कैसे, नहीं बताया इन्होंने, इसके रिजेक्शन का कई कारण थे। लेकिन सोचिए कितना बढ़िया बताया था उन्होंने। पहले दिन पे हीवन और अर्थ बना दिए, जब हीवन बना दिया, अर्थ बराबर बनाया, फिर बनाया, दूसरे दिन में आकाश बनाया और पानी बना दिया, तीसरे दिन जब आकाश और पानी बन चुके हैं तो प्लांट बना दिया और लैंड बना दिया, प्लांट बनाया और लैंड बना दिया। चौथे दिन सूरज चांद और तारे बनाए, चौथे दिन सूरज चांद और तारे बनाए, सन मून एंड स्टार बनाए। पांचवें दिन ने फिश और बर्ड बनाए ताकि आकाश में और पानी में तैर सके लोग। छठवें दिन जो उनसे गलती हुई वो क्या हुई, एनिमल बनाए, एनिमल बनाए तब भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, ह्यूमन बना दिया, ठीक है। हम लोग, ओ गॉड, तो हम लोग बने। जो पहला मेल बना था वो था एडम, उसकी 12वीं सबसे जो पतला नीचे वाली जो रिब होती है उससे एक लेडी बनाई और उस लेडी का नाम था ईव। तो अब आ गए एडम और ईव। ऐसा तो हम लोगों में भी तो कहा जाता है, हिंदू में भी तो, हिंदू मैथोलॉजी में भी तो कहा जाता है कि ईश्वर नहीं बनाया था, मनु और शत्रुपा आए थे हम लोग, कहा जाता है कि नहीं, आप लोग सुना है कि नहीं सुना, क्यों। और बाकी बच्चे जो भी हैं, क्या मनु शत्रुपा के बारे में आप लोग नहीं सुने हैं, ये हिंदू मैथोलॉजी में भी कहा जाता है,
ठीक है, इसका आधार तो नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं दिया, पर कॉन्सेप्ट कितना शानदार रहा होगा। और उस दौरान देखिए ये कह देना कि भाई धरती इससे ऐसे बनी है, कितने बड़े लोग रहे होंगे तब ना ताकतवर तरीके से कह दिया कि हाँ धरती ऐसे बनी है। नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलें। अब देखिए इसका रिजेक्शन का क्या कारण था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ओरिजिन ऑफ एडॉप्टेशन का। भाई आप फिश पानी में रह रही है, बर्ड आकाश में उड़ रहा है, एनिमल धरती पे रह रहा है, इसका एडॉप्टेशन ओरिजिन एंड एडॉप्टेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो रिजेक्शन का कारण क्या था? इसका एक बार क्वेश्चन पूछा है बेटा, रीजन फॉर रिजेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन, क्या रिजेक्शन का कारण रहा होगा? पहला कि भाई पहला क्या, एक ही फोरमोस्ट कारण ये है, एक ही फोरमोस्ट कारण ये है क्या कि ओरिजिन, ना तो ओरिजिन के बारे में था ना तो एडाप्टेशन के बारे में था। डू नॉट एक्सप्लेन about origin, do not explain about origin and adaptations, origin and adaptation, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने, इसके बारे में कोई चर्चा किया ही नहीं। बेटा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को क्रिएशनिज्म भी कहा जाता है, थियरी ऑफ क्रिएशन को क्रिएशनिज्म भी तो कहा जाता है, इसको क्रिएशनिज्म भी कहा जाता है। कैसे? एक क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं, उसमें ये लिखा था क्रिएशनिज्म, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बताएं आपको, क्रिएशनिज्म भी कहा जाता है, यहीं ब्रैकेट में क्रिएशनिज्म लिख दो, फादर साउरेज ने बताया था, फादर साउरेज ने बताया था, ठीक है, नोट कर लिया है आप सबने, आगे चलें। बच्चा हो गया सभी लोगों का? अपरमिता, भूमिका, हरिप्रिया, हिमानी, खुशी, कुमार, मधुश्री, मधुश्री कल आप जल्दी निकल गई थी क्लास से? कोई बात नहीं भैया, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा बड़ा पैकेट ले लीजिए, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, पैकेज कहते हैं ना, तो इंटरनेट का बड़ा पैकेज ले लीजिए, ठीक, और थोड़ा सा रील को थोड़ा कम कर देंगे तो पैकेज जो है पढ़ाई के लिए बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, चलिए ठीक है, समझ में आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं, पूछना तो नहीं कुछ? चलिए ठीक है, एंड में बता दीजिएगा। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कि कारण जान के, तो हमने स्पेशल क्रिएशन के बारे में एक क्वेश्चन था, कब पूछा है देखो, ये पूछा है नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन है कि क्रिएशनिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, क्यों क्रिएशनिज्म को रिजेक्ट कर दिया गया? रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट, बिकॉज आप लोग खुद ही बता दोगे, पहला इट डू नॉट प्रोवाइड, जो इसका ए ऑप्शन था, इट डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about adaptation, origin and adaptation, origin and adaptation, origin and adaptation के बारे में कोई चर्चा ही नहीं देता। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा it suggests that all species descended from a common ancestor, it suggests that all species originated from the common ancestor, originated from the common ancestor, originated from the common ancestor। सी देखिए, कॉमन एंसेस्टर, सी देखिए, थियोलॉजियंस हैव नॉट सेटल्ड ऑन अ डेट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या कह रहा है, थियोलॉजियंस, जो लोग थियरी पर अध्ययन करते हैं, थियोलॉजियंस हैव नॉट सेटल्ड on the date on a date for the origin of life on earth,
फॉर द ओरिजिन ऑन अर्थ, ठीक है। डी ऑप्शन था सुपर नेचुरल इवेंट्स हैव नॉट बीन शोन टू बी वेरी कॉमन। इन चारों में से रिजेक्शन का क्या कारण लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ऑप्शन ए। और किसी का कोई ऑप्शन? जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट है। क्यों? क्योंकि इट डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड एडाप्टेशन, ठीक। बाकी सब तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये सजेस्ट ही नहीं करता ओरिजिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर डार्विन का है। थियोलॉजियंस जो थियरीज का अध्ययन करते हैं बेसिकली उनके बारे में कि उन्होंने कोई डेट सेटल नहीं कर पाया ओरिजिन के लिए, तो इससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है क्रिएशनिज्म का। सुपर नेचुरल इवेंट हैव नॉट बीन शोन टू बी वेरी कॉमन। हाँ ठीक है, लेकिन बात क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कोई संबंध तो है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। अब बात करते हैं, एक वैज्ञानिक आएंगे थेल्स, उनके कॉन्सेप्ट पर, उनके बारे में बात करने चलते हैं। आएंगे वैज्ञानिक साहब हैं थेल्स साहब, ये हैं थेल्स, ये हैं थेल्स। थेल्स इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, हेडिंग है थेल्स इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वह कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, वो हुई थी सी वाटर में या मैराइन वाटर में। इतना ही कॉन्सेप्ट था इनका, कोई लॉजिक दिया नहीं था इन्होंने बेसिकली। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, थेल्स ने कहा कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी मैराइन या सी वाटर में, मैराइन या सी वाटर में, ठीक है। ये थेल्स का कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट आएगा एनेक्सीमेंडर का, कॉन्सेप्ट आएगा एनेक्सीमेंडर का, एनेक्सीमेंडर थियरी ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों एनेक्सीमेंडर थियरी ऑफ इवोल्यूशन को एनेक्सीमेंडर्स प्राइमोर्डियल सूप थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। एनेक्सीमेंडर प्राइमोर्डियल सूप थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी एक प्रकार के प्राइमोर्डियल सूप में, एक प्रकार के प्राइमोर्डियल सूप में, ठीक है, और उसी में फिर मिल जाती है, उसी में फिर मिल जाती है। लिख लीजिए, ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स, ही प्रपोज दैट, ये है कितना शानदार है ना, ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड मूवी के कोई एक्टर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे आप लोग, लिखने में बिजी हैं, चलो। इन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ए बाई सी का मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेट इन अ प्राइमोर्डियल सूप, प्राइमोर्डियल सूप, कई बार सूप को बेटा स्लाइम या फ्लूइड भी बोलते हैं, स्लाइम या फ्लूइड भी बोलते हैं, ब्रैकेट ऑब्लिक लगा के फ्लूइड या स्लाइम में। और क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, कहते हैं ना जहां से आए वहीं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाना, कहते हैं वही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि हम सूप से पैदा हुए हैं, हम सूप में ही मिल जाएंगे, सूप से पैदा हुए और सूप में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड इन अ प्राइमोर्डियल सूप ऑब्लिक फ्लूइड ऑब्लिक स्लाइम, और उसी में रिटर्न हो जाएंगे, उसी में रिटर्न हो जाएंगे, उसी में रिटर्न हो जाएंगे, टू विच दे अल्टीमेटली रिटर्न, टू विच, टू विच दे अल्टीमेटली रिटर्न, टू विच दे अल्टीमेटली रिटर्न, जिसमें वो फिर से मिल जाएंगे, जिसमें वो फिर से मिल जाएंगे। अरे इसमें तो एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बताऊं, इन्होंने यह कहा कि नील नदी, तो नील नदी समझ लो, नाइल रिवर कहाँ है नील नदी, कोई बता सकता है नाइल रिवर कहाँ कहाँ बहती है?
अफ्रीका में। और कहाँ बहती है भाई? अमेजोन खुद एक रिवर है गुड़िया। ठीक है, पता करके बताना। ठीक है, कल हमारे लिए होमवर्क है आप सबके लिए, आप लोग। जी हाँ, मिस्र का वरदान कहा जाता है। आप कौन सा जी के पढ़े हो जी? मिस्र का वरदान नहीं कहा जाता है इजिप्ट को। मिस्र, नील नदी का वरदान इजिप्ट को कहा जाता है ना। नील नदी का वरदान इजिप्ट। नील नदी की फर्टाइल सॉइल से बनता है इजिप्ट, ऐसा माना जाता था। ठीक है, बचपन में पढ़ाया गया था मेरे भी। तो इजिप्ट में ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया है। आगे चलें। इतना पीछे कौन है भाई? क्यों इतना पीछे रह गई? उसी समय क्यों नहीं कह दिया आपने? हेल्थ में रुक गई, मैराइन में ही अभी आपका है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ बता दिया करो बेटा। साथ साथ ही बता दिया करिए, ठीक है, ताकि रुक जाए। इतना भी जल्दी नहीं है, जान नहीं देना, पूरा करना है। ठीक है, आ जाओ। तो अब भाई बता दिया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट माई कहां लिख दें? यहां लिख दें, ही बिलीव दैट। स्टार लाके लिख लेना बेटा। ही बिलीव दैट crocodile and frogs originated in the mud of Nile River. In the mud of Nile River, he believed that crocodile and frogs, crocodile and frogs, crocodile and frogs developed in, yeah, originate in the mud of mud of in the mud of Nile River. नाइल रिवर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे दिया। हाँ, यहां पे दे दिया है नाइल रिवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाइल रिवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है इन्होंने। और यह तो तब है, फिर जब मड हल्की हल्की सूख जाती है तो उससे प्लांट और एनिमल्स बनते हैं। जब मड हल्की हल्की सूख जाती है तो उससे क्या बनता है? प्लांट्स बन जाते हैं। उससे क्या बनता है? प्लांट्स और अदर एनिमल्स उसी से बन जाते हैं। यहीं पे लिख दे रहे हैं, सॉरी इसको नीचे कर लो। नोट कर लीजिए। प्लांट्स स्टार ला के लिखिए बेटा आगे। और इसमें प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स also originate in the dried mud of Nile River. नील नदी के सूखे हुए कीचड़ में हम लोग पैदा हुए। मड ऑफ नाइल रिवर, नाइल रिवर। बर्दाश्त करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छा एक चीज और, पापा की परी नाम सुना है ना? तो इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है वह भी परी के जैसा, जल परी के जैसा इसी के नदी में हुआ था, इसी के नदी, इसी की मिट्टी से बना था। और जैसे तितली जो है अपना कवच तोड़ के बाहर निकलती है, बटरफ्लाई अपना कवच तोड़ के बाहर निकलती है, उस तरह से इंसान भी पहले मछली की जैसा था, फिर उसने अपना कवच तोड़ा और वो तुरंत टेरेस्ट्रियल सरफेस पे आ गया चलने के लिए। ठीक, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे आ गया चलने के लिए। he presumed that man himself he presumed that he presumed that इसको स्टार लाके दूसरे कलर की पेन से प्रयास कर लिखिएगा। he presumed that man also originate in the water of Nile River, Nile River, Nile River, Nile River। मतलब ये कहें कि शुरुआत में इंसान जलपरी था? नहीं था, शुरुआत में इंसान जलपरी था। नाम सुना है जलपरी का? नाम सुना है आप लोगों ने? अरे बचपन में कहानियां सुनी होगी जलपरी की। और लेटर ऑन when he is capable
capable to survive on land, survive on terrestrial surface, survive on terrestrial surface, survive on terrestrial surface, ठीक है, capable to survive on terrestrial surface. He broke his covering just as butterfly broke his chrysalis कहते हैं बटरफ्लाई की कवरिंग को. बटरफ्लाई broke his chrysalis broke his chrysalis, ठीक है, just like butterfly broke his chrysalis, ठीक है बेटा. इसके साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जितने भी सिंपल फॉर्म है, जो भी सिंपल फॉर्म वो किससे बने हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो किससे बने हुए, सिंपल फॉर्म से बने. ही आल्सो एज्यूम दैट, मतलब कौन सा आपके एनेक्सीमेंडर क्या कहते थे, ये प्रिज्यूम करते थे कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इंसान बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सिंपलर फॉर्म से बना हुआ है, या कॉम्प्लेक्स जो जीव बना हुआ है सिंपलर जीवों से बना हुआ है. he also believes that complex organism originate from the simple organism. ब्रोकेज क्रिसैलिस को तोड़ के बाहर निकल जाता है. क्रिसैलिस CHRYSALIS, ब्रोकेज क्रिसैलिस, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद इन्हीं के नाम राशि, या ये कहें कि थोड़ा सा परिवर्तन करके नाम राशि, ये एनेक्सीमेंडर थे, इसके बाद आए एनेक्सीमीन्स आए, ठीक है. देखें एनेक्सीमीन्स आए, इसके बाद आए एनेक्सीमीन्स. तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एनेक्सीमीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. हेडिंग डालेंगे आप लोग एनेक्सीमीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक. एनेक्सीमीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन लिखिए. जितना भी ये आप लोग लिखे हैं ना उतने ही में इनका वो भी हो जाएगा, थियरी भी हो जाएगी. लाइफ ओरिजिनेटेड इन एयर, बस इतना ही था. लाइफ ओरिजिनेटेड इन एयर, जितना भी लिखा हुआ है ना हेडिंग उतने में ही वो भी हो जाएगा इनका कॉन्सेप्ट. ठीक है. एनेक्सीमेंडर में क्या क्या, पानी में बना. एनेक्सीमेंडर में क्या क्या, वाटर में बना, ठीक है. कहाँ के वाटर में, नील नदी के. कहाँ के, नील नदी के. अच्छा, इन्होंने कहा था कि मैराइन में बना है. क्या कहा, थेल्स ने बताया था क्या कि मैराइन में बना था. थेल्स ने बताया था मैराइन ने, ठीक है. उसके बाद एनेक्सीमेंडर आए, उसके बाद कौन आया, एनेक्सीमेंडर आए, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं नील नदी में, वाटर में बना लेकिन नील नदी के पानी में, जड़ उसमें नील नदी के मड में बना, नील नदी के मड में बना. और फिर पुरुष कैसे थे, या मैन कैसे बना. मैन तो एक जलपरी था पहले, ठीक है, कैप्सूल में लिपटा हुआ रहता था. फिर जैसे बटरफ्लाई बाहर आती है तोड़ के, जैसे बटरफ्लाई तोड़ के बाहर आती है, वैसे ये भी तोड़ के बाहर आता है जब रहने लायक हो जाता है तल पर, यानी स्थल पर रहने लायक हो जाता है. आइए, अब इन्होंने एनेक्सीमीन्स है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कहां पे रहा था, ओरिजिनेट हुआ कहां पर, लाइफ ओरिजिनेट हुई एयर में, लाइफ ओरिजिनेट हुई एयर में. अब एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था जीनोफेंस. कौन थे, जीनोफेंस साहब, जीनोफेंस. तो जीनोफेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन लिखे. जीनोफेंस का क्या था थियरी,
जीनोफेंस थियरी ऑफ इवोल्यूशन या जीनोफेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एक ही बात है। जीनो क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप सबको? थोड़ा बोरिंग तो है, लेकिन क्वेश्चंस देखा ही आपने, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए पढ़ना ही है। टॉलरेट करो, टॉलरेट करो, ठीक है। साइंटिफिक चीजें भी आएंगी, हार्डी वर्क भी आएगा, तब लॉजिकल चीजें आएंगी तो ज्यादा और मजा आएगा। हाँ अभी तो पूछो, कोई कह रहा है कि नहीं पानी में हो रहा है, कोई कह रहा है हाँ नील नदी से बना दो, कोई कह रहा है कि नहीं हवा में बन जाएगा। अब जीनोफिन साहब आगे ये थोड़ा सा लॉजिकल बताए, इन्होंने कहा कि फॉसिल्स से पता चलता है, इन्होंने ओरिजिनल किया कि नहीं फॉसिल रिकॉर्ड से कुछ पता चलता है, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉसिल ऑन ड्राई लैंड, पहले लिखो अकॉर्डिंग टू हिम, ए बाई सी का मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टेंस ऑफ tens of fossils on dry land existence of fossils on dry lands, ठीक है, dry lands indicated that, ये कहे existence of fossils of, रुको, existence of fossils of aquatic animals या organisms aquatic organisms on dry lands, ये क्या किए, एक मान लो ये जगह थी कोई, ये कोई ड्राई लैंड था, उस दौरान जब फॉसिल मिला तो ये क्या था, ड्राई लैंड था, लेकिन यहां से इनको क्या मिला, मछली के फॉसिल मिल गए। क्या मिला, मछली के फॉसिल मिल गए। देखना भाई हमारी मछली देख रही कोई हंसेगा नहीं, अगर मछली एनाकोंडा जैसी दिख रही तो अलग बात है, ठीक है, मोटी तगड़ी है ना, ठीक है, निपटा देगा कोई तो, ठीक। तो अब इसका फॉसिल ऑफ फिश मिला, अगर फॉसिल ऑफ फिश मिला, अगर मछली के ड्राई लैंड में मिला, इसका क्या मतलब है कि मतलब ये है कि ड्राई लैंड कभी अंडर वाटर रहा होगा, ड्राई लैंड कभी अंडर वाटर रहा। ऐसा तो नहीं था कि मछली को मन किया था कि नहीं मैं ड्राई लैंड में जा रही हूँ, घूम के आ रही हूँ, फेशियल करने आई थी, तब तक धरती डूब गई या सूखा पड़ गया, मर गई, ऐसा तो था नहीं। ये तो तैर रही होगी मिट्टी में, सॉरी, ये तो तैर रही होगी पानी में, और धीरे धीरे वो ड्राई लैंड ऊपर आ गया होगा, जमीन ऊपर आ गई तो ये मर के फॉसिल बन गई, या पहले पानी रहा होगा अंदर दब गई होगी, फिर वो वाटर इवेपोरेट हो गया होगा, उससे क्या होगा, सीधे ड्राई लैंड बन गया, फॉसिल बना। तो ये क्या दिखाता है, अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉसिल ऑफ aquatic organisms on dry land clearly indicate that clearly indicate that clearly indicate that indicate that indicate that dry lands some dry land was once under the वाटर बॉडी, ठीक है, ये बात तो सबको, आप सबको समझ में आ रही है ना, ये बात, कभी पानी में रहा होगा, मछली तो टहलने तो आई नहीं थी, ठीक है, वाटर में रहा होगा। और इसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला, इसके बाद निष्कर्ष यह निकल सकता है, देखो एक मक्खी उड़ रही है, इस मक्खी की वजह से इतना सेंसिटिव है कि मक्खी की वजह से ये चल रहा है, चलो ये मक्खी उड़ो, ठीक है, एक मक्खी की वजह से पूरा ऐसा हो रहा था, वंस अंडर द वाटर बॉडी, ठीक, इट मींस लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, इट मींस लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, कहां लाइफ बनी, वाटर के अंदर बनी। अब आगे एक और इम्पेडोक्लेस, जीनोफिन समझ में आया, जीनोफिन का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई पानी में
जब ड्राई लैंड में मछली के फसल मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ड्राई लैंड कभी कभी कहाँ रहा होगा, पानी के अंदर रहा होगा, अभी वो ऊपर आ गया है। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। हिमालय जहाँ है वो कहाँ था, सबसे पहले वो पानी था, समुद्र था, ठीक, ऊपर आ गया। इसका मतलब यह भी होता है कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट होती है, वाटर में। लाइफ कहाँ ओरिजिनेट होती है, वाटर के अंदर। क्लियर चल रहा है सबको? सबको क्लियर है ये जीनोफिन्स का कॉन्सेप्ट? क्लियर है? चलो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग क्या, इम्पेडोक्लेस का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेडोक्लेस या इम्पेडोक्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। सब साइंटिस्ट के नाम है। इम्पेडोक्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बहुत दिनों के बाद जानी पहचानी आवाज अनिमेश की आई है। अनिमेश आप क्लास में जुड़े हुए हैं? कैसे हो अनिमेश, ठीक हो? कहाँ हो भाई? लॉन्ग टाइम एगो आपकी आवाज आई। सब बढ़िया? चलो, अब इन्होंने ये कहा कि जो हायर फॉर्म्स हैं या सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म से बने, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म से बने हैं, या हायर फॉर्म जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सिंपल फॉर्म से बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कई छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए उन्होंने। वन, हायर हायर फॉर्म्स, हायर फॉर्म्स originate from the originate gradually from the lower forms। जैसे एल्गी से आज के प्लांट बने हैं, धीरे धीरे एल्गी से ही डेवलप हुआ है, एल्गी से डेवलप हुआ है। जैसे एल्गी से डेवलप हुआ है एंजियोस्पर्म, एल्गी से डेवलप हुआ है एंजियोस्पर्म। एग्जांपल नोट करिए। फॉर एग्जांपल कैसे एल्गी से ग्रेजुअल चेंज हुआ, एल्गी से क्या डेवलप हुआ है, हायर प्लांट, जिसे हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म। बेटा ब्रैकेट में हायर प्लांट लिख देना, हायर फॉर्म है, हायर प्लांट्स, और यहाँ पे नीचे ना ब्रैकेट में लोअर प्लांट लिख देना, लोअर प्लांट। देख कैसे प्लांट जानते हो कैसे डेवलप हुए। अच्छा, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। एक ना कॉपी के ऊपर जगह होगी ना, कॉपी के ऊपर जगह है आप लोगों के, थोड़ा सा गैप बचा रहता है? देखो इवोल्यूशन कैसे इसके अंतर्गत हुआ ये देख लेते हैं। वो कॉपी के ऊपर जो जगह है वहां पे क्या लिखना है ये बता दे रहा हूँ। ऐसे लिख लेना, एल्गी, एल्गी, इसके बाद फंजाई, एल्गी फंजाई, फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में साइका स्पाइनस ये सारी चीजें आ जाती है, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ये ऐसे डेवलप हुआ है बेटा। मैंने अगर हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ना लिखे रहते तो यही लिख देते तो भी काम चल जाता। क्या, एल्गी फंजाई ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो। ये प्रोग्रेसिव, ये पहले सिंपलर फॉर्म था, ये सिंपल था, और यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। क्या बना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। यहाँ से ऐसे ये डेवलप हुआ। लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसा करो कि यहाँ पे यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसलिए था कि सभी लोग कोर बॉटनी या कोर जियोलॉजी के नहीं है, इसलिए मैं ये बताता नहीं। वास्तव में कैसे डेवलप हुआ है, सबसे पहले एल्गी आया, एल्गी वाटर में आया, फिर उसके बाद वो टहलने चला गया टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, जिससे फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप लोग सारे प्लांट्स को जानते हैं, पानी के ऊपर हरा हरा दिखता है एल्गी, पानी के ऊपर कैसा दिखता है, हरा हरा, एल्गी। फिर काई जम जाती है, वो है ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद छोटा छोटा पौधा सा दिखने लगता है, टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म आपको दिखता होगा, जिम्नोस्पर्म साइकस देखा होगा, पाइनस आपने देखा होगा, और आम, नीम, महुआ सब देखा ही होगा। ये क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट है। हो गया, आगे चलें। सभी लोगों ने कर लिया था? हटा देने तो फिर कोई बेटा कर लिया? चलो, अब इन्होंने बताया, फिर उन्होंने इसका दूसरा पॉइंट दिया कि जितने भी इम्परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो ग्रेजुअली रिप्लेस्ड हो जाते हैं परफेक्ट फॉर्म से। सही भी बात है, जितने भी हम लोग अगर इम्परफेक्ट हो धीरे धीरे किससे रिप्लेस हो जाएंगे? परफेक्ट फॉर्म से। पॉइंट 2, मैं इसे मिटा दूं?
लिख लीजिए दूसरा पॉइंट। देखो बेटा, क्या इम्परफेक्ट फॉर्म्स gradually replaced by perfect forms. Gradually replaced by perfect forms. Imperfect forms gradually replaced by perfect forms. ठीक है, मतलब क्या था, सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो ये ए पहले धरती पर केवल ए नाम का एक स्पीसीज था। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय बीता, ए के साथ ए तीन चार थे तो तीन ए रहे, एक बी आ गया, एक क्या आ गया, बी आ गया। फिर बेटा फिर कुछ और समय बीता, दो बी और आ गए। फिर कुछ और समय बीता, और अब तो लगभग सभी रिप्लेस हो गए हैं, सभी रिप्लेस हो गए। तो इम्परफेक्ट फॉर्म्स किससे रिप्लेस हो गए, परफेक्ट फॉर्म्स, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाए, लिविंग ही नहीं रह पाए, मर गए, क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ इम्परफेक्ट लिख दें, परफेक्ट लिख दें, ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट हो गया बेटा। इसके बाद इन्होंने बताया तीसरा पॉइंट कि प्लांट लाइफ और कम फर्स्ट एंड एनिमल लाइफ डेवलप लेटर। सबसे पहले कौन है, पौधे है। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा, जैसे ही थियरी समाप्त होगी, पहला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक ही दिन में याद हो जाता है वो, 10 मिनट में, और उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम प्लांट लाइफ ओरिजिनेट फर्स्ट। Plant life originate first. According to him, plant life originate first, and animal life comes later. Animal life comes later. Animal life comes later. ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है प्लेटो और एरिस्टोटल की, गुरु और चेले की बात आएगी। अब आएगी गुरु और चेले की बात, प्लेटो और एरिस्टोटल की बात आएगी। गुरु और चेला दोनों ही महान है ना, नाम तो सुना होगा, क्यों नाम नहीं सुना प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में? कंप्लीट हो गया था ना, आप सबका ये कंप्लीट हो गया था। इसके आगे चलें, चलो कॉन्सेप्ट है प्लेटो एंड एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। प्लेटो साहब गुरु थे किसके, एरिस्टोटल के। क्यों बच्चों, नोट्स आप लोग बना रहे हैं ना, प्रॉपर नोट्स बन रही है ना आप लोग की, जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखा रहा हूँ सीक्वेंस में लिखते चले जा रहे हैं। हाँ सॉरी, एक सीक्वेंस में लिखते जाएगा, याद करने में बड़ी आसानी होगी। याद करने का मतलब, एक बार आप समझोगे, दो बार आप समझोगे, लेकिन तीसरी बार तक तो याद ही हो जाएगा बेटा, नहीं याद हो जाएगा। प्लेटो एंड एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इस पे बात करते हैं, चलिए ठीक है। दोनों लोग, भाई एरिस्टोटल को आप लोग जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हैं। प्लेटो उनके भी गुरु, और ज्यादा विद्वान। उन लोगों का ये मानना था कि जो दो जीवों के बीच में वेरिएशन, दो दोस्त हैं आप लोग या दो लोग हैं, उनके बीच में जो वेरिएशन है वह एक्सीडेंटल इम्परफेक्शन के कारण होता है। एक्सीडेंटल मतलब हम और कोई दो लोग जा रहे हैं, एक समान थे पहले, लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि मेरे में ऐसे कट हो गया, उनके में ऐसे कट हो गया, ऐसे कट हो गया, ठीक है। तो दो एक्सीडेंटल इम्परफेक्शन के कारण दोनों लोगों में वेरिएशन आ गया। ये लोग ये मानते थे, ये लोग
ये मानते थे। इसको थियरी ऑफ इसेंशियलिज्म भी कहा जाता है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू देम, या ऐसे करिए, देम मत लगाइए, बहुत बड़े लोग हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी वेरिएशन अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, variations among different organisms are by accidental imperfections, are by accidental imperfections, are by accidental imperfections, ठीक है, are by accidental imperfections, ठीक। और ये यह भी मानते थे, इनके क्या पहले कैरोलस लिनियस भी यही मानते थे कि जो जीव बने हैं वो अब उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा और वो फिक्स हो चुके हैं, ये भी यही मानते थे। लिख लीजिए, they also believe that organisms are fixed as they form, जैसा वो बने थे वैसे ही वो लोग फिक्स हो गए हैं, मतलब देर अगर नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन होता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली किसका था? ये कॉन्सेप्ट कैरोलस लिनियस भी यही मानते थे, कैरोलस लिनियस भी यही मानते थे कि जैसा इंसान बना है या कोई जीव बना है वैसे ही वो फिक्स हो गया, अब उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, फिक्स हो गया, इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये मानते थे। कौन साहब मानते थे ऐसा? ऐसा परिवर्तन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है, इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ऐसा ये मानते थे। अब बात करेंगे फिर हम लोग इसके बाद आगे कहानी के लिए बात करेंगे एरिस्टोटल का। हाँ, इसको थियरी ऑफ इसेंशियलिज्म भी कहा जाता है, इसमें लिख लीजिए छोटा सा इसको। दिस थियरी इज आल्सो नोन एज थियरी ऑफ essentialism,